आज हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह का सेक्शन 4 पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें आर्थिक व्यवस्था एवं उस काल की आर्थिक व्यवस्था एवं कला संस्कृति का अध्ययन करेंगे, ठीक ना। चलो, सबसे पहले चौथा सेक्शन का पहला है अर्थव्यवस्था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सप्ताह के लोग अपने काल में यानी 2350 से 1750 BC के दौरान वो लोग उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, क्या व्यापार करते थे, कृषि करते थे, सिंचाई के लिए क्या यूज करते थे, कौन सा फसल बोते थे, इन सब का अध्ययन करना हम लोग को। तो आर्थिक व्यवस्था में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो कृषि, सिंचाई, ठीक ना, ये सब पढ़ते हम लोग। एक क्लास हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन का बता देंगे। क्या इंट्रोडक्शन मतलब हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ पकड़ना है, कैसे पढ़ना है, मेन ठीक। तो आर्थिक व्यवस्था हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस काल की, सिंधु घाटी सप्ताह की, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सप्ताह की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम देखने, जब हम सिंधु घाटी सप्ताह की अर्थव्यवस्था की खुदाई के आधार पर पहले बता चुके थे कि इस काल की इस काल का सारे इतिहास को हम लोग किस पर लिखते हैं, पुरातत्व के आधार पर, क्योंकि साहित्य को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर्थिक व्यवस्था है। तो आर्थिक व्यवस्था में जब देखते हैं तो सिंधु घाटी सप्ताह के सभी साइट का जब हम अध्ययन करते हैं यानी खुदाई के आधार पर, तो देखते हैं कि उनका मुख्य धंधा कृषि था। मुख्य धंधा क्या था, कृषि था। यानी लोग खेती कर्म करते थे, क्योंकि उस समय सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का उतना विकास हुआ नहीं था, सेवा क्षेत्र का। तो मुख्य धंधा उनका क्या देखते हैं हम लोग, कृषि से अपना आजीविका का पालन करते थे। लेकिन अर्थव्यवस्था का आधार जो था, पूरी सिंधु घाटी सप्ताह का अर्थव्यवस्था का जो बेस जिस पर टिका हुआ था, कैसे आज हमारा अर्थव्यवस्था, हम लोग काम करते हैं, भले टीचिंग का, कोई काम करता है बैंक में, रेलवे में, लेकिन अभी भी लोगों का अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि है। क्योंकि 52% लोग हमारा किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। देखा अभी कोरोना काल हुआ तो सारा GDP गिर गया, लेकिन कृषि का GDP भी गिरा, लेकिन कम रहा, बेसिक रहा, बेस बना के रखा। तो भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में दिख गई कि अर्थव्यवस्था हमारा बेस हमारा क्या है। बेस हमारा टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर नहीं है, उद्योग और सेवा क्षेत्र नहीं था। ये कोरोना काल ने दिखा दिया कि बेस हमारा क्या है, कृषि। उसी तरह से उस समय कृषि करते थे लोग, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार था, जिस पर लोग टिके हुए थे, वो था व्यापार। यही कारण था कि देखा होगा कि जब नदी के मार्ग में परिवर्तन आया, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो व्यापार, तो मार्ग बदल गया। तो जिस एरिया से व्यापार होता था वो व्यापार भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। और व्यापार नष्ट हुआ तो सिंधु घाटी सप्ताह का पतन हो गया। तो उनका अर्थव्यवस्था का आधार क्या, जैसे हम लोग का क्या, अगर मान लो अगर अर्थव्यवस्था का आधार खेती है, और खेती हम लोग अगर बेच दें, दूसरे को दे दें, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, कभी भी विपत्ति में पूरी डामाडोल हो जाएगी। तो सिंधु घाटी सप्ताह का अर्थव्यवस्था का जो आधार था व्यापार था। इसी व्यापार से लोग फले फूले थे, नगर का विकास किया था, अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत की थी, सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ कर दी थी। कृषि तो उनका धंधा था कि हाँ खेती करते थे, जीविका का पालन करते थे, लेकिन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, उनका व्यापार था। यही कारण तुम देखेगा कि जब व्यापार का सिंधु घाटी सप्ताह में पतन हुआ तो सिंधु घाटी सप्ताह का सारे विकास अवरुद्ध हो गए, और विकास अवरुद्ध हो गए तो सिंधु घाटी सप्ताह का पतन मान लिया गया, नगरों का। चलो, इसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक में क्या पढ़ते हैं, पहला कृषि पढ़ते आता है। बता देंगे फुर्सत में, कभी अगला वीडियो चाहे किसी वीडियो में बना देंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या बेसिक चीज़ है, उस बेसिक चीज़ को पकड़ कर रखना, और कैसे हिस्ट्री को मजबूत किया था, ठीक, मेंस लेवल के लिए भी कंटिन्यूटी कैसे बनाया था। चलो, सबसे पहला कृषि है। तो कृषि जब उसका देखने जाते हैं सिंधु घाटी सप्ताह का, तो देखते हैं कि व्यवस्थित कृषि है। व्यवस्थित कब बोलेंगे, अब व्यवस्थित कृषि को कब बोलेंगे, जब वो सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहा हो। जैसे वहाँ पर जो खेत जुताई हो रहा हो, खांचे का निशान हो, बीज बनता हो, यंत्र लगता हो, जुता खेत होता हो, यानी कृषि व्यवस्था के लिए जो जुड़ी चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो अगर होगी तो माना जाए कि व्यवस्थित कृषि है। तो उसी को आधार बनाकर लिखे थे
कि व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। तो क्या आधार है? तो कालीबंगा चलते हैं। तो कालीबंगा जब हम लोग गए, राजस्थान में है, बताए थे ना, तो राजस्थान में जब कालीबंगा में गए तो वहाँ जुता हुआ खेत मिला है। जुता मैंने क्या, खेत की जुताई की गई है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि लोगों को खेत को जोतने आता था। अब जुताई भी है जब, तो दो तरह से भी है, एक लंबवत रूप में और एक बड़ा लंबा और छोटा। तो लंबे वाले खांचे में देखा गया है क्या हुआ है, लंबे वाले खांचे में सरसों का निशान है, यानी सरसों बोया जाता है इस वाले खांचे में सरसों, और जो छोटे वाले खांचे थे उसमें चना बोया जाता है। तो इसका मतलब एक साथ दो फसल भी उपजाते थे लोग। एक साथ कितने फसल? दो फसल भी उपजाने का उनको, तो पूछ सकता है एक साथ दो फसल उपजाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से, यानी किस राज्य से? राजस्थान से। ठीक, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला? तो ये सब क्या दिखाता है? उनका कृषि क्या रहा होगा? व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ की हम व्यवस्था कर रहे हैं, यानी मानो कृषि में है, तो कृषि के अंतर्गत आने वाली सभी मूलभूत चीज़ें अगर उसके पास होगी तो माना जाएगा व्यवस्थित है। जैसे तुम पटना में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, तो वहाँ तुम्हारे घर में सारा चीज़ का व्यवस्था है, तो कोई जाएगा देखने के तो क्या बोलेगा कि ये व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से रह रहा है। दूसरा क्या व्यवस्थित का प्रमाण? कि पक्की मिट्टी का हल मिला है, जिससे खेत जुताई में क्या होता होगा? आसान होता होगा। कहाँ से मिला? बनवाली से, जो पड़ता हरियाणा में। ठीक, तो पक्की मिट्टी का हल किस राज्य से? तो हरियाणा से। लोथल गया तो लोथल में मिट्टी पर बीज के यंत्र की आकृति है। मिट्टी का क्या मिला है? बर्तन मिला है, उस पर बीज के यंत्र की आकृति है। कैसे लोग गांव देहात में बीज डालते हैं लोग लकड़ी में बना करके, तो उसी तरह ताकि एक जगह लोग क्या है, ताकि सब बीज एक एक जगह पर गिरे, सही जगह पर। तो मिट्टी पर बीज का यंत्र कहाँ से मिला है? यानी कृषि व्यवस्था में देखा गया कि बीज को सही जगह पर फैलाया जाए, इसके लिए यंत्र का भी प्रयोग करते थे। तो सारी व्यवस्था देखकर क्या चलता पता, कृषि व्यवस्था उनकी क्या थी? व्यवस्थित रही होगी। और बोले ही थे कि 3 से 5% अभी तक खुदाई हुआ है। ठीक ना। चलो, अनाज कुटने का भी साक्ष्य मिला है, मतलब कृषि हो गया। तो कृषि होने के बाद आगे सिंचाई पढ़ेंगे हम लोग। अनाज कुटने का भी साक्ष्य मिलना है। जैसे हड़प्पा हम पढ़ाए होंगे हम पिछले वीडियो में, पहला वीडियो में, कि 12 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। तो इस चबूतरे का मतलब क्या होता है? इसी पर अनाज पकड़ करके पकने के बाद कूटता होगा सब। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अनाज के दाने मिले इसके नीचे। लोथल के चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, जिससे पता चलता होगा जो जांता के समान है। जैसे हम लोग घर में जांता होता है जिससे हम लोग चावल दाल दरते हैं, तो लोथल से चक्की के 2 पार्ट का मिलना, हड़प्पा से 12 वृत्ताकार चबूतरे मिलना, जो बताता है कि अनाज को कूटा जाता है। कूटा मैंने पीसा जाता होगा, उसमें से बीज निकाला जाता होगा। बीज निकालने के बाद उसको पीस करके अपने उपयोग में लाया जाता होगा। ये सारे दिखाता है कि कृषि व्यवस्था उनकी क्या थी? मजबूत रहेगी। नेक्स्ट, अन्न भंडार है। अन्न भंडार से सरप्लस एग्रीकल्चर। मान लो तेरे पास अन्न का भंडार कब करते हो? जब तेरे पास आय से क्या हो? अधिक अन्न हो। तो अन्न भंडार आदमी कब करता है? जब भविष्य में कोई आपदा आ जाए तो उससे बचने के लिए। तो मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से 6-6 पंक्ति में अन्न का भंडार मिलना इस बात का संकेत है कि सरप्लस एग्रीकल्चर होता होगा। सरप्लस में क्या? आय। तुम बताओ, बैंक में हम लोग पैसा रखते हो तो कब रखते हो? जब तुम्हारी आय से क्या होती है? अधिक पैसा होती है, तो उसको हम सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस मतलब वो लोग गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों अपनी आय से क्या करते होंगे? अधिक उपजाते होंगे, तो इसलिए सरप्लस हुआ। तो सरप्लस एग्रीकल्चर का साक्ष्य का पता कैसे चलता है? तो अन्न का भंडार मिलना कहाँ से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। ठीक, आज भी हम लोग गाँव देहात में देखोगे कि अन्न का भंडार है। क्यों है? आपके पास चावल क्या हुआ? ज़्यादा हुआ है। गेहूँ क्या हुआ? ज़्यादा हुआ है, तो उसको मिट्टी का पल रखते थे। अब टीने का बक्सा बनता है, यानी मॉडिफाइड हो रहा है हर चीज़। नेक्स्ट आओ, कृषि व्यवस्था के अंदर देखते हैं कि लोग किस तरह के फसल को क्या करते थे, किस तरह का फसल लोग बोते थे। ठीक ना। तो ज्ञात फसल पहले जान लो, पहले अज्ञात जान लो, जो बच गया तो समझना ज्ञात है।
दाल से लोग अपरिचित थे, दाल से लोग अपरिचित थे, गन्ना से लोग अपरिचित थे, आलू से लोग अपरिचित थे। अभी तक बताया गया है, भविष्य में क्या होगा, हो सकता है कि खुदाई मिल जाए। तो दाल, गन्ना और आलू से क्या थे, अपरिचित थे, मैंने ये फसल अभी तक खुदाई में नहीं मिला है। गेहूँ और जौ से परिचित थे, क्योंकि नगार से, हड़प्पा से मिला, जिसके बताए थे वीडियो में, पिछले वीडियो में बताए होंगे कि नगार में जौ और गेहूँ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। चावल का भूसी मिला रंगपुर और लोथल से। कपास के बारे में कहा था कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा पर इसका मोहनजोदड़ो के बर्तन पर, मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़ा का क्या है, छाप मिला हुआ है, जो ये बताता है कि कपास का सबसे पहली बार प्रयोग कौन किए थे, सिंधु घाटी सप्ताह के लोग, ठीक ना। तो पहली बार भी यही क्वेश्चन है, कपास का प्रयोग सबसे पहले कौन लोग किए थे, तो सिंधु घाटी सप्ताह के लोग। कहाँ से साक्ष्य मिलता है, मोहनजोदड़ो से, ठीक। दाल, गन्ना और आलू का प्रयोग लोग अभी तक नहीं करते थे, यानी इसका साक्ष्य नहीं मिला, तो नहीं साक्ष्य मिला तो कहते हैं कि नहीं करते थे। मिल जाएगा तो मिलेगा, कैसे पहले घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला था, अब घोड़ा का धीरे धीरे साक्ष्य मिलना शुरू हुआ है। चलते इनका सिंचाई व्यवस्था, कृषि होगा तो कृषि के लिए क्या चाहिए, सिंचाई होगा, तभी ना उसमें से फसल पैदा होगा। तो कृषि के लिए सिंचाई जरूरी है, तो पहले कृषि पढ़ लेना, फिर सिंचाई पढ़ लेना, फिर फसल पढ़ लेना। तो मुख्यतः क्या था, वर्षा पर निर्भर। आज भी हमारा देश वर्षा पर ही निर्भर है, नदी से भी खींचा होती थी, झरना से भी, कुआं से भी, रहट से भी। एक हो गया नहर, नहर जो निकालाता है नदी से, तो नहर का प्रयोग लोग नहीं करते थे, याद रखना। सिंचाई व्यवस्था में लोग किस चीज़ का प्रयोग नहीं करते थे, नहर का। नदी से करते थे, झरना से करते थे, कुआं का चर्चा है, रहट देखा ही होगा, जो पहले चलता था गांव में बैलगाड़ी वाला कुआं में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इस काल का, कृषि के बाद उद्योग धंधा है। दूसरा टॉपिक क्या है, उद्योग धंधा है। उद्योग धंधा में देखते हैं हम लोग, तो लोहा का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि लोहा का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे आगे, उत्तर वैदिक काल में हुआ है, इसीलिए इस जाति का भी प्रयोग नहीं हुआ है, लोहार जाति का भी प्रयोग नहीं हुआ, ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन बनता है कि तांबे का लोग प्रयोग करते थे धातु में, चांदी का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है, सिंधु घाटी सप्ताह में। भारतीय इतिहास में चांदी का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था, अब तक ज्ञात सिंधु घाटी सप्ताह में। कैसे बताए थे, चांदी का 2 मुकुट का मिलना कुणाल से, ठीक ना। और इसी 2 मुकुट से हम राजा का भी संकेत बताए होंगे पिछले वीडियो में, ठीक। सोना का प्रयोग करते ही थे, जो अफगानिस्तान से आता था, दक्षिण एक कोलार से आता था। कांसा का प्रयोग, तांबा सबको पता ही है, राजस्थान की खेतरी से आता था, काफ़ी चर्चाएं पूछता है। कांसा उनका विशिष्ट बताए थे, तांबे और टीन को मिलाकर बनाते थे कांसा, किसको मिला करके, तांबा प्लस टीन को, दोनों को मिलाकर कांसा बनाते थे। और कांसा उनकी सबसे विशिष्ट स्थिति को दर्शाता था, इसलिए कि कांसा का प्रयोग और कहीं नहीं होता था, सिर पे ही लोग कांसे का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सप्ताह भी कहा जाता है। किसको, सिंधु घाटी सप्ताह को। अब आ जाओ, मनका बनाने का भी कारखाना मिला। मनका मतलब छोटे छोटे होते थे ना, मनका टाइप का, जो गला में हार टाइप का होता है, और गुड़िया भी, ये दोनों मिला लोथल और चरहोदड़ो से। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला, लोथल से। गुड़िया बनाने का कारखाना भी लोथल और चौधरों से, ठीक। तो उद्योग धंधे उनका यही सब अभी तक ज्ञात मिला है, मैंने जो साक्ष्य मिला उसी को बता रहे हैं। चलो अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, पशुपालन की ओर, अर्थव्यवस्था में। तो पशुपालन का आधार क्या है, तो मुहर पर जो चीज़ मिलेगी, बर्तन पर जो छाप मिलेगा, जिस जंतु का हड्डी मिलेगा, तो समझेंगे कि ये पशु को लोग पालते थे। जिससे गाय हो गया, गाय का ना तो मुहर पर अंकन है और ना ही बर्तन पर अंकन है, तो कैसे पता चला कि गाय को लोग पालते थे, तो बैल का होना, बैल का साक्ष्य मिला है मुहर पर भी और बर्तन पर भी। तो यानी बैल जब रहा होगा, क्या रहा होगा, जब बैल रहा होगा तो स्वाभाविक सी है कि बैल को पैदा कौन करेगा, गाय करेगा। तो इस आधार पर क्या कहा जाता है, गाय भी रहा होगा। ऊँट का भी कहीं अंकन नहीं है, ना बर्तन पर ना मुहर पर, लेकिन आधार क्या, अस्थि। कहा था कि मजदूरों के पास एक अग्निकुंड के पास एक जला हुआ हड्डी मिला, जो ऊँट का बताया गया है।
ठीक। जिस पशु से लोग ज्ञात नहीं थे, सींग और टट्टू से, आज से कुछ वर्ष पहले घोड़ा से भी परिचित लोग नहीं थे, लेकिन घोड़ा का सुरकुटता से दांत मिलना, राणा घुंडई से मेंढ मूर्ति मिलना, इस बात का संकेत है कि घोड़ा से भी लोग परिचित थे। तो ये आधार क्या बताता है, बताओ तो? ये आधार बताता है कि भविष्य में खुदाई अगर होगी तो जिस चीज़ से हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अज्ञात थे, हो सकता था कि वो वस्तु से लोग अज्ञात हो जाएं, या उस वस्तु से लोग अज्ञात हो जाएं, ज्ञात हो जाएं। तो अभी वर्तमान में सींग और टट्टू लिखाता है, पहले क्या था, घोड़ा भी था, इससे भी लोग अज्ञात थे, लेकिन खुदाई के आधार पर अब ये मिलना शुरू हो गया है। सींग और टट्टू से अभी भी लोग परिचित नहीं थे, इसका अभी भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक ना। तो पशुपालन में हम लोग यही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ना, जो मेन चीज़ है उसी को हम बता रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट आओ, अब चलते हैं इसका चौथा पॉइंट, व्यापार। यानी जब आप कृषि करेंगे तो कृषि से सरप्लस होगा, उद्योग धंधा था ही आपका, ठीक है ना। तो उद्योग धंधे से उत्पादित वस्तुओं को तथा कृषि से उत्पादित वस्तुओं को, तो व्यापार में लोग क्या करते थे, कच्चा माल बाहर से मंगाते थे, तैयार माल भी कुछ मंगाते थे, और यहाँ से उत्पादित करके फिर उसको बाहर भेजते थे, ठीक ना। ये लोग कौन लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाहर में क्या पढ़ेंगे, व्यापार में कच्चा माल कहाँ से लाए, फिर उसको तैयार करके बाहर कहाँ से भेजें, किस बंदर से भेजते थे, उनका व्यापारिक स्थल कौन था, सब बताते हैं। ठीक। तो व्यापार जब पढ़ेंगे तो अभी बताए थे कि व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था का आधार था, ठीक ना। अर्थव्यवस्था का आधार कैसे था कि जो जो व्यापारिक मार्ग थे उनसे काफ़ी संपन्नता उनको आई। यानी जब अपनी कृषि उत्पादित वस्तु को और उद्योग धंधों को, आप उद्योग धंधा कर लो, कृषि भी कर लो, सरप्लस एग्रीकल्चर कर लो, कैसे भी हमारे देश में भी व्यापार पूरा बवाल उठा हुआ है, तो उसके लिए सरकार ने कृषि बिल पास किया है जो लगता है किसानों के विमुख है। तो किसान मान लो अधिक अनुपजाई दे, और इसका व्यापारी ना हो तो व्यापार, तो उस अनुपजाने का फ़ायदा क्या होगा। तो व्यापार होना बहुत ज़रूरी है ताकि किसानों को नकदी पैसा मिले। ठीक। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, व्यापार था। इसीलिए व्यापार जो जो मार्ग थे, उस मार्ग के किनारे काफ़ी बड़े बड़े नगर बस गए थे और काफ़ी सुदृढ़ थे। यही कहा था क्लाइमेट जब चेंज हुआ तो नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। मार्ग उनका स्थल था, जल था, नदी ने मार्ग बदला, तो मार्ग बदलने के बाद बाढ़ ला दिया, बाढ़ लाया तो सारा स्थल भाग क्या हो गया। देखते होगे दरभंगा में जाओगे या चंपारण तरफ जाओगे तो बगहा तरफ देखोगे, जो बाढ़ आती है तो पूरा रोड को बहा देती हो, तो लगता ही नहीं किधर से रोड है, तो आवागमन के साधन अवरुद्ध हो जाते थे। तो जब जिस एरिया में पहले शहर बसा था वो शहर अब क्या हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि व्यापार उनका ख़त्म हो गया। व्यापार क्यों ख़त्म हुआ, तो नदी के मार्ग बदलने से। नदी मार्ग क्यों बदला, क्लाइमेट में बदलाव आ गया। तो क्लाइमेट में बदलाव क्यों हुआ, तो लोग पेड़ पौधे काटे होंगे, काटने के बाद क्या होगा, मकान बनाए होंगे, तो उससे क्लाइमेट में बदलाव आना शुरू हुआ। तो इससे क्या हुआ कि बाढ़ आना शुरू हो गया। नदी मार्ग बदली, बाढ़ आना शुरू हो गया। बाढ़ आने से क्या हुआ, बाढ़ आने से क्या हुआ कि जो पहले व्यापारिक रोड था, रोड क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो व्यापार ख़त्म, रोड ख़त्म तो व्यापार ख़त्म, व्यापार ख़त्म तो व्यापार जुड़ा, नगर व्यापार सब ख़त्म हो गया। तो इसे इसलिए कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर का पतन हो गया। तो अर्थव्यवस्था का जहाँ एक तरफ जहाँ अर्थव्यवस्था के उद्धार में भी इसकी भूमिका है, तो इसके पतन में भी क्या भूमिका है। ठीक। अब आता है कि इसकी व्यापारिक राजधानी कहाँ थी, सबको पता ही थी कि लोथल थी, गुजरात में। यहीं पर व्यापार क्या थी, व्यापारिक राजधानी, यानी बाहर से जो माल आते थे यहीं पर रुकते थे, यहाँ से माल बाहर भेजा जाता जल मार्ग के द्वारा, ठीक ना। और स्थल मार्ग को भी एक केंद्र बनाया गया था। तो उनकी व्यापारिक राजधानी कहाँ थी, लोथल थी। ठीक। कैसे जब हमारा बम्बई है व्यापारिक राजधानी, वैसे उस समय क्या था, लोथल था। ठीक। चलो आओ, पूछ सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि ये बंदरगाह का भी मार्ग था और ये मुख्य रूप से बंदरगाह था उस समय का। और भी बंदरगाह मिले हैं, लेकिन यही में बालाकोट, सुतका, कोई सब है बंदरगाह, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, लोथल। ठीक। अब आता है कि व्यापारिक केंद्र की चर्चा कहाँ से मिली, तो मेसोपोटामिया अभिलेख है। मेसोपोटामिया जो इराक पड़ता है, उस अभिलेख में चर्चा दिलमुन की, माकन की, मेलुहा की, जिससे पता चलता था कि दिलमुन, माकन और मेलुहा, यानी मेलुहा मतलब सिंध, माकन में मकरान तक है, और दिलमुन मतलब क्या, बहरीन।
तो बहरीन से लेकर सिंधु घाटी तक व्यापार होता था इस जल मार्ग के माध्यम से। 21 अभिलेख चला पता, मेसोपोटामिया अभिलेख से, ठीक ना। और सबको पता ही है कि लोथल से फारस की मोहरें मिली है, जिस बात कैसा मोहरे, बेलनकार मोहरे, जिस बात का संकेत है कि उनका व्यापार फारस ईरान से होता था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं व्यापार अगर होगा तो व्यापार का माध्यम होगा कैसे है हमारा व्यापार का माध्यम, क्या वस्तु विनिमय भी है। जहाँ जहाँ डॉलर नहीं चलता है आज भी, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वस्तु विनिमय में क्या होता है, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, तो क्यों हुआ ये बार्टर सिस्टम, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था का उसमें पता नहीं चलता है। क्योंकि मुद्रा व्यवस्था जो है जिससे हम व्यापार करते हैं मुद्रा के रूप में नकदी लेकर के, 500 BC में मुद्रा व्यवस्था आई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के 1200 साल बाद लगभग क्या आई थी, मुद्रा व्यवस्था पतन के बाद। तो मुद्रा व्यवस्था न होने के कारण लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है कि सामान का लेन देन। जैसे मेरे पास टमाटर ज़्यादा हो गया, किसी के पास गोभी ज़्यादा हो गया, तो वो उतना का वैल्यू का गोभी दे देगा, टमाटर ले जाएगा। आज तुम गांव में जाओगे, बहुत पिछड़ा जो गांव है वो अभी भी धान चावल के बदले बैगन सब्जी सब लेता है लोग, ठीक ना। लेकिन अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, गांव में बैंक खुल रहे हैं, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे कम हो रही है। माप क्या था उनका, 16 गुणज का था। मैंने किसी भी वस्तु का माप हम लोग 16 गुणज पर आधार पर करते थे। 16, 16 दूनी 32, 16 48, ऐसे करके उनका मापन था, ठीक। विदेशी व्यापार संपर्क अभाव, कि जब व्यापार करते थे तो विदेशी व्यापार से उनका संपर्क था। कब से संपर्क रहा होगा, कैसे से रहा होगा, कोई वस्तु का निर्यात करना और कच्चे माल का आयात करना, ठीक है। मेसोपोटामिया से उनका व्यापार था, ठीक है। चला पता तो मोहर है, तो मुंजदरो से मोहर एक मिला है जो मेसोपोटामिया का है। सीरिया से भी उनका व्यापार होता, हाथी दांत का स्केल भारत में मिला है। मिस्र से था व्यापार, मम्मी का 100 मिला लोथल से। फारस से होता था व्यापार, बेलनकार मोहरी मिली है लोथल से। तो सारे वस्तुओं का मिलना इन देशों का इस बात का संकेत है कि इन देशों से क्या था, उनका विदेशी संपर्क था। अब होता व्यापार अगर होगा तो व्यापार आज कैसे था, आज हमारा है स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। उस समय वायु मार्ग का अभाव था, कौन मार्ग का, वायु मार्ग का। क्या होता था, स्थल मार्ग और जल मार्ग। कैसे चला पता, तो पहिया के आधार पर। स्थल मार्ग का कैसे चलेगा पता, पहिया के आधार पर। यानी पहिया जो था उनका, जहाँ जहाँ पहिया का निशान मिला है या रोड सड़क के निशान मिले हैं, जिस बात के संकेत है पहिया प्लस सड़क का निशान मिलना, इस बात का संकेत है कि लोग सड़क मार्ग को अपनाते थे। जैसे मुंजदरो से मिला है, चौंद्रो से मिला है, हड़प्पा से मिलना, लोथल से मिला है, बनवाली से मिला है। तो इन सारे साइट से पहिया और सड़क का मिलना इस बात का संकेत है कि उनका व्यापारिक मार्ग स्थल से भी रहा होगा। जल से कैसे चला पता, तो नाव का साक्ष्य मिलना। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव का साक्ष्य मिला है, ठीक है, उनके मोहरों पर, जिस बात का संकेत है कि जल से भी लोग परिचित थे और जल से भी लोग व्यापार करते हुए। लेकिन वायु मार्ग का पता नहीं चला है। वायु मार्ग तो इधर फैला, ठीक ना, तो 18वीं 17वीं शताब्दी में वायु मार्ग आया, तो इसीलिए वायु मार्ग का अभाव था। और जल मार्ग और स्थल मार्ग, तीनों मार्ग हमारे पास है ना, स्थल भी है, जल भी है, वायु भी है, ठीक। नेक्स्ट आता है कि जब मार्ग होगा, दूसरे देश संपर्क होगा, तो कुछ वस्तुएं आयात होता होगा, तो कुछ वस्तुएं निर्यात। तो जो वस्तुएं बाहर से मंगाया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगाते थे, वो कहाँ कहाँ से थे, वो सोना मंगाते थे अफगानिस्तान से और दक्षिण भारत से, कोलार से। चांदी भी अफगानिस्तान से और भारत के राजस्थान से। तांबा राजस्थान से। टीन अफगानिस्तान से। लाजवत मणि ईरान से। सेल खड़ी बलूचिस्तान से। जिप्सम भी बलूचिस्तान से। यानी ये सब वस्तुएं लोग बाहर से क्या करते थे, मंगाते थे। कौन लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब यहाँ से वस्तु निर्यात जो करते थे, मन का वही बताए थे, जो माले का माला होता है, सूती कपड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता में ही होता था, कपास से, लकड़ी, ये सब कपड़े लोग क्या करते थे, विदेश में भेजते थे
और इनसे को विदेशी मुद्रा आती होगी। कौन मुद्रा? विदेशी मुद्रा। तो भारत में जो विदेशी मुद्रा का प्रचलन है वो सिंधु घाटी सत्ता से भी माना सकता है। ये सब मेंस का बात है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इसका नेक्स्ट खंड, कला खंड है। यानी सिंधु घाटी सत्ता सिर्फ धार्मिक ही नहीं, आर्थिक ही नहीं, सामाजिक ही, राजनीतिक नहीं, कला संस्कृति में भी काफ़ी निपुण थे। काफ़ी इसलिए बोलते हैं, उत्कृष्टता इसलिए बोलते हैं कि कला के में जो जो आधार होना चाहिए, जो जो चीज़ होना चाहिए कला के रूप में, लगभग इनके पास उनकी जानकारी थी। माने जितना लोग उस समय इतना कला का ज्ञान होना भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे चलो कला में क्या होता था, जैसे मोहर हो गया, मृदभांड पर अपना कला दिखाएंगे लोग, जैसे आज, ठीक ना, मृदभांड पर कला दिखाएंगे, मूर्ति कला होगा, तुमको मंदिर निर्माण कला, तो मंदिर इसके में पता नहीं चला, मंदिर बताया है गुप्त काल में, चित्रकला का भी पता चला है। चलो मोहर पर आओ, तो कला का सबसे पहला निरूपण देखते हैं मोहर, क्योंकि सिंधु घाटी सत्ता का ज़्यादातर मोहर ही मेन है। मोहर मतलब क्या होता है? प्रकार का व्यापार। मोहर में क्या, मिट्टी का बना हुआ कुछ टुकड़ा, ठीक ना। देखो अभी तक जितने भी पुरातत्व हुए हैं और विभिन्न साइटों से, स्थल खंडों से लगभग 2500 मोहर मिले हैं, छोटे छोटे गोले गोले, ठीक ना। मोहर कैसे हम लोग सिक्का का प्रयोग करते हैं, उसी लोग मिट्टी का मोहर प्रयोग करता था, सिलखड़ी इसको बोलते हम लोग। चलो 12, जिसमें 2500 में सबसे ज़्यादा कहाँ मिला? 1200 मोहर। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। चलो यह प्रकार की मुद्रा की तरह प्रयोग होता था, व्यापार करने में इसका प्रयोग करते थे लोग। किसका प्रयोग? तो एक प्रकार की लेन देन, व्यापारिक लेन देन में लोग कौड़ी की तरह प्रयोग करते थे, क्योंकि मुद्रा का तब प्रयोग हुआ नहीं था। इसका निर्माण, अब ये मोहर जो बनता था सिलखड़ी का, सिलखड़ी मतलब होता है चूना पत्थर की तरह, ठीक ना। कचली मिट्टी यानी गीली मिट्टी और तांबे, इन 3 चीज़ों से बनते थे। लेकिन ज़्यादातर किसका बनता था मोहर? पूछता है सिलखड़ी का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटाइट है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टेटाइट बोलते हैं, ठीक ना। अब होता था कि जो मोहरें थी वो, उनका जो मोहरें आयताकार था, चतुर्भुजाकार था, गोलाकार भी था, बेलनाकार भी था। तो 4 चीज़ों से लोग परिचित थे। में 4 तरह की आकृति वाले मोहरों से क्या थे लोग? परिचित थे। लेकिन एक आकृति जो थी बेलनाकार, परिचित तो थे, लेकिन ये सिंधु घाटी सत्ता की नहीं थी, ये फारस की थी और ये लोथल से मिला है। मतलब पूछ देगा कि सिंधु घाटी सत्ता के लोग किस तरह की मोहरों से परिचित नहीं थे, तो क्या बोल देना? तो सिंधु घाटी सत्ता के लोग बेलनाकार मोहरों से परिचित थे, लेकिन वो मोहर उनका अपना नहीं था। परिचित थे लेकिन अपना नहीं था, क्योंकि ये कहाँ से आया है? तो फारस से आया है। कहाँ से मिला था? लोथल से, ठीक। चलो मोहरों पर आकृति देखो, जिसका नहीं था जो बच जाएगा सब मार लेना। ऊँट का नहीं था, गाय का नहीं था, घोड़ा का मोहरों पर भी आकृति नहीं मिला है। हाँ, घोड़ा के मेढ़ मूर्ति मिला है, घोड़ा का दांत मिला है, लेकिन मेढ़ घोड़ा का अभी भी मोहरों पर कोई अंकन नहीं मिला है, ठीक ना। तो तीनों छोड़कर जो बच जाएगा सारा मार देना था। पशुपति मोहर, पशुपति का नाम बताए थे पिछले वीडियो में, मोहर मिला ही है। बैल उनका मोहर पर सर्वाधिक अंकन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सत्ता के मोहर पर किसका सर्वाधिक अंकन था, मैंने किसका फोटो में ज़्यादा यूज करते थे? बिरसा बैल का। नहीं सुनता? बला बैल, बिरसा बसा बैल टाइप का जो होता है, गौ माता पूजा करते हम लोग, जिससे पता चलता है कि उनका सबसे प्रिय पशु बैल रहा होगा, जो कि वैदिक काल में गाय रहा था, इसलिए दोनों में डिफरेंस हो गया है भी। तो गाय का आधार भी, प्रिय पशु के आधार पर भी दोनों में डिफरेंस है, वैदिक काल और सिंधु घाटी सत्ता में, ठीक। तो उनका प्रिय पशु क्या था? बैल, ठीक। जो कहाँ मिला? मोहर पर। सर्वाधिक मोहर पर पूछ देगा कि सिंधु घाटी सत्ता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ? तो बोलना बैल, ठीक। सिंधु घाटी सत्ता के मोहर ज़्यादातर किसके बनते थे? सिलखड़ी के, ठीक। नेक्स्ट आता है मृदभांड। अब चले, मृद मैंने क्या होता है? मिट्टी, भांड मैंने क्या होता है? बर्तन। अब चले हम लोग क्या? मृदभांड, मिट्टी के बर्तन पर चले। तो मिट्टी का जो भी बर्तन बनाते थे, जैसे छिपा हो गया, तस्तरी हो गया, उसी को बोलते हम लोग, प्लेट हो गया, या लोटा हो गया, या बड़े बड़े गिलास हो गया, घड़ा हो गया, जो भी बर्तन बनाते थे उसको रंगते भी थे लोग, चित्रकारी भी करते थे, ठीक ना। जैसे अंदर में, तो अंदर में क्या करते थे लोग? काले रंग का लेपन करते थे और बाहर में लाल रंग का। तो मुख्य रूप से क्या था, दिखता था उनका बर्तन? लाल रंग का, ठीक ना। अंदर में क्या था? ब्लैक रंग का। अंदर में किस रंग का था? ब्लैक रंग का था।
अंदर में ब्लैक रंग का, और बाहर में क्या था, काले रंग का, ठीक है, लाल रंग का। बाहर में क्या था, लाल रंग का, और अंदर में काले रंग का। तो ज़्यादा क्या दिखता था, लाल रंग, ठीक। सबसे कम अंकन इस मृदभांड पर उनका चित्रांकन होता था, जैसे ज्यामितीय आकार का फोटो बना दिए अपना, जैसे आकृति में क्या षटकोण बना दिए, ये बना दिए। पीपल का भी वृक्ष बना देते थे, पक्षी में हरिण का बना देते थे, या पक्षी में मोर का, पशु में हिरण का बना देते थे, ठीक ना, उल्टा हो गया, ठीक। लेकिन सबसे कम हुआ है मनुष्य का अंकन। पूछता को मृदभांड बोलो किसका चित्रकारी सबसे कम करते थे, तो मनुष्य का, ठीक ना। यानी मनुष्यों का इसमें क्या मिला, कम मिला है, ठीक। नेक्स्ट, यानी मृदभांड भी उनकी कला में आती थी, आर्ट एंड कल्चर में। अब आता कि मूर्ति निर्माण। तो बताए थे कि सिंधु घाटी सप्ताह के लोग सबसे पहले मूर्ति का निर्माण किए थे। तो मूर्ति का निर्माण भारत में कब हुआ था, इंडस सॉल्यूशन बोलो, या ताम्र पाषाण के बाद बोलो, या आर्ज के क्या बोलो, पूर्व बोलो। ताम्र पाषाण के बाद क्या आएगा, सिंधु घाटी सप्ताह। आर्ज के पहले कौन आएंगे, सिंधु घाटी सप्ताह। तो वही कह सकता, आर्ज के पूर्व है, या ताम्र के बाद है, या सिंधु घाटी सप्ताह में किसका प्रयोग हुआ, मूर्ति निर्माण का। तो भारत में मूर्ति निर्माण का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, सिंधु घाटी सप्ताह में, अभी तक ज्ञात जो हुआ है। चलो, मूर्ति किसका बनाते, तांबा का, पत्थर का, प्रस्तर मैंने पत्थर, और कांसा का। तांबे का मूर्ति में क्या क्या, जैसे वृषभ मैंने बैल का मूर्ति मिला है, जो मिला है कलिबंगा से, ठीक। प्रस्तर मूर्ति नरकबंद हड़प्पा से। योगी की मूर्ति मुंजद्रो से मिला है, जो पत्थर की है। कांसा की मूर्ति क्या है, नर्तकी मिली है। तो ये भी यही है, कांसा की नर्तकी कहाँ से मिली है, मुंजरो से। और ये मुंजरो की सबसे, और ये सिंधु घाटी सप्ताह की कला का सबसे श्रेष्ठ नमूना कौन था, तो पूछ देगा सिंधु घाटी सप्ताह के पूरे कला, चाहे मृदभांड हो, चाहे मुहर हो, चाहे मेण मूर्ति हो, उसमें सबसे उनका मेन कला कौन था, कांसे की नर्तकी। इतने शानदार तरीके से बनाया गया इसको कि इससे इसको देखते ही बनता था और लगता था कि हाँ, सिंधु घाटी सप्ताह की जो कला है, न तो मुहर में बेहतर दिखता है, न तो मेण मूर्ति में, न मृदभांड में, किस में दिखता है, मूर्ति निर्माण में। तो सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों ने अपनी कला की पराकाष्ठा किस में दर्शाई थी, कांसे की नर्तकी में। यानी पूरे देखते ही उसको डिजाइन बनावट से लगता था कि हाँ, कला का अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन लोग कहाँ किए थे, कांसे की नर्तकी में। पूछ सकता, बहुत भी यही है ये। अब होता मेण मूर्ति। मेण देखा होगा, छोटे छोटे चिकने चिकने पत्थर का होता है, देखता बस उसमें ट्रेन में से ट्रैक्टर बजाता है, सब छोटा घोड़ा का रहेगा, हाथी का रहेगा, जिसको लोग शोकेस में सजाता भी है, वही मेण मूर्ति है। जो बनता था टेराकोटा पत्ती का, यानी आग में पकी मिट्टी का। तो मिट्टी का बर्तन बना करके छोटा छोटा गोला को, छोटा छोटा घोड़ा का, सेब का, कुछ का, उसको आग में पका देते, चिकना कर देते थे। ज़्यादातर ये मिला मुख्यतः नारी का मिला है, मनुष्य में किसका मिला, ये नारी का। इस पर भी कुबड़ वाला षण का फोटो है, ठीक ना। किसका नहीं मिला, तो गाय और ऊँट का नहीं मिला है। तो मेण मूर्ति पर पूछ सकता है किसका अंक नहीं था, गाय और ऊँट का और सबका था। मनुष्य में किसका मिला, नारी का ज़्यादा मिला, पशु का नहीं मिला। इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि नारी का ज़्यादातर मेण मूर्ति मिलना मातृ प्रधान समाज को दर्शाता था। हम लोग पढ़े थे ना समाज में पिछले क्लास में, मातृ प्रधान समाज को, ठीक। नेक्स्ट आता लिपि के बारे में आ जाओ। लिपि मतलब होता है उनका लक्ष्य, जिस कैसे हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि। खुदाई में उनका अभी तक 400 चिन्ह प्राप्त हुआ है लिपि का, मैंने 400 जगह पर लिपि मिला है, ठीक ना। जो लिखा गया था सेलखड़ी पर, सेलखड़ी पता है ना, हम स्टेटाइट होता था चूना पत्थर पर, और तांबे की गुटिका पर, गुटिका मतलब कटा हुआ चीज़ पर। तो दो चीज़ों पर वो लोग अपना कोई लिपि लिखते थे। आज हम लोग क्या लिखते हैं, आज हम लोग ताम्र पर भी, पान के पत्ते पर भी, पीपल के पत्ते पर भी, आज हम लोग का ये केला का पत्ते पर भी लिखा मिलता है, ताम्र पट्टी पर भी मिलता है, लोहा पर मिलता है, पत्थर पर मिलता है, दीवार पर मिलता है, लकड़ी पर भी मिलता है। उस समय किस पर मिला था, सेलखड़ी पर और तांबे की पर लिपि उनका। लिपि किसके साम दिखती, द्रविड़ लिपि के साम। पूछता है जैसे दक्षिण भारत में जो लिपि थी द्रविड़ लिपि, उसी लिपि की तरह इनका भी लिपि देखने को मिलता है। शैली क्या थी, बेस्त्रोफैदन शैली, जो कलिबंगा से मिली है, ठीक है ना। बेस्त्रोफैदन क्या था कि राइट से लेफ्ट लिखते थे, कैसे हम लिखते हैं राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट करके लिखते रहते हैं ना कि वो राइट लेफ्ट है। अब मुस्लिम लिखता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट। लेकिन उस समय क्या था कि लेफ्ट से राइट गए लोग, और फिर घूम कर राइट से लेफ्ट है,
फिर लेफ्ट से राइट ऐसे करके सांप की तरह होता था। इसी को बोलते वस्त्रफैदन शैली। कैसा था देखो, युवाकार का हो गया तो युवाकार का हुआ कि नहीं हुआ। तो आकृति कैसा था, युवाकार का। लिपि का आकृति कैसी थी, यू। कैसी लिपि थी, चित्रात्मक, जैसे देखो ऐसे लिख रहा है लो। लिपि कैसी थी, चित्रात्मक। तो ठीक ना, चित्रात्मक थी। इसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, पढ़ा नहीं सका, इसलिए इसको रखा गया आदि इतिहास में। बोले थे ना कि सिंधु घाटी सभ्यता को आदि इतिहास में क्यों रखते हैं, कि इसकी लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको क्या रखते हैं, आदि इतिहास में रखते हैं। तो लिपि के आधार पर ही इसको किस हिस्ट्री में रखते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, मतलब कि जिसका लिपि हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सका हो। लेकिन लिपि को पढ़ने का पूछ रहा का वर्तमान में काफ़ी प्रयास हुए हैं, काफ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रही है। तो एच महादेवन ने क्या किया, इसको पढ़ने का प्रयास किया है। लिपि का पहला नमूना कब मिला था, 1853 में। और अब तक कितने लिपि मिल चुके हैं, 400 लिपि। ठीक, 9 लिपि एक जगह क्रम से मिला है एकदम। जो धौलावीरा है जो गुजरात में पड़ता है, यहीं से 9 लिपि एक क्रम मिले हैं। तो पूछ सकता है 9 लिपि एक क्रम पूछ देगा। लिपि किस में लिखा गया था, सेलखड़ी से। लिपि किस में था, वस्त्रफैदन शैली में था। लिपि बताओ कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी। लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास कौन किया था, महादेवन ने। कब, 1853 में। ठीक है ना, 9 लिपि एक क्रम में 1853 है। लिपि का पहला नमूना कब मिला था, 1853 में। 9 लिपि एक जगह एकदम क्रम में रखा हुआ है। वो कहाँ है, धौलावीरा से, यानी गुजरात से। ठीक, लिपि के बताते हैं इनका पतन संबंधित मत है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का बताए थे कि पतन नहीं हुआ था, बोलना मेन से पढ़ते हम लोग ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था कि नगर का पतन हुआ था, तो बोलना नगर का पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, वो कल्चर तो आज भी कमोबेश चलते ही रहा। जिससे पीपल पूजा आज भी करते हम लोग, स्वास्तिक पूजा आज भी करते हैं, नाग पूजा आज भी करते हैं हम लोग। तो नगर का पतन हुआ है, क्या बोलना है, नगर का पतन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ कि नगर में जो विशेषताएं थी वो कुछ समय के लिए बंद हो गई। चलो, पतन में किसने क्या बोला, यानी पतन जो है इसका एक सर्वमान्य मत भी है लेकिन अन्य मत भी रहे हैं। देखो, आर्यों का आक्रमण किसने कहा था, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। हालांकि इस मान्यता को अब खत्म कर दिया गया है। फेयर एंड सर्विस ने बोला था परिस्थिति की असंतुलन आई होगी, यानी क्या क्लाइमेट में एक बदलाव आया होगा और सारे मार्ग बदल गए होंगे, बाढ़ आ गया होगा, अकाल पड़ गया होगा, लोग अपने स्थान से पलायन कर गए, तो सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। सभ्यता नहीं बोलना, नगर का पतन हो गया। तो क्या बोलना पहले, पतन किसका हुआ, सभ्यता का नहीं हुआ। सभ्यता क्यों नहीं हुआ, कि सभ्यता में पाई जाने वाली बातें आगे भी क्या है, कंटिन्यूटी हो गई है। जैसे पीपल पूजा आगे भी है। तो ये सब क्या दिखाता कि सभ्यता का पतन नहीं हुआ था बल्कि नगर का। तुम देखेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आती है उसमें नगर नहीं है। अगर नगर कंटिन्यू चल रहा था उसमें भी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, नगर होता कंटिन्यू, तो कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ है। पतन हम लोग नहीं पढ़ते, न नगर का पतन पढ़ते न सभ्यता का पतन पढ़ते हैं। ठीक, साहनी ने बोला था कि भूकंप और विवर्तनिक से, विवर्तनिक में क्या होता है, नदियाँ अपना मार्ग मोड़ ली। डेल्स और मैके ने बोला बाढ़, और यही अभी वर्तमान में सबसे सर्वमान्य मत है। इन सभी मतों के अलावा ये मत को माना गया, तो सर्वमान्य मत कौन है, बाढ़ है। बाढ़ से उनका मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। व्यापार मार्ग क्या हो गया, बंद हो गया। और नगर का क्या हो गया, पतन हो गया। क्योंकि व्यापार आधार पर ही नगर डेवलप किए थे। व्यापार नहीं तो क्या होगा, नगर क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। जैसे कि कोरोना काल में जहाँ उद्योग धंधा काफ़ी विकसित होगा, अब उद्योग धंधा नष्ट हो जाएगा तो वो एरिया भी क्या जाएगा, अनडेवलप हो जाएगा। घोष ने बताया था जलवायु परिवर्तन, लेकिन सर्वाधिक सर्वमान्य मत क्या है, बाढ़ है। नेक्स्ट आता है और लास्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पढ़े हुए उसकी पूरे का टॉपिक हो, तो कुछ विशेषताएँ आएंगी। जैसे नगर नियोजित था बताए हैं, उनकी नाली व्यवस्था सुदृढ़ थी, ये तो पूरे समकालिक में सबसे टॉप थे लोग। उन्नत जल प्रबंधन, यानी जो वर्षा का जल था उसको बांध के रखना, जल प्रबंधन था। लौकिक सत्ता का विकास करता, मैंने जो दिखते थे उसी को ज़्यादा लोग पूछते थे। मातृदेव की उपासना थी ही, कृषि कर्म था ही उनका, उद्योग धंधा मन का बताए थे अभी हम। व्यापार वाणिज्य तो सबसे उन्नत था ही। कपास के वस्त्र में सबसे आगे थे वो लोग। देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, उनकी विशेषता थी। अब था कि कौन चीज़ का प्रयोग लोग नहीं करते थे, तो घोड़ा रथ का प्रयोग नहीं करते थे, लोहा नहीं था, मंदिर नहीं था,
मंदिर का प्रयोग बताए हैं कि ये गुप्त काल में आया है, आलू का प्रयोग नहीं, गन्ना का प्रयोग नहीं, तो इन सब का अब तक ज्ञात नहीं मिला है। हो सकता है कि भविष्य में इनका ज्ञात हो जाए। तो हमने जितना बताया उतना पढ़ लो, इसी में से ज़्यादा दिमाग रखना। ज़्यादातर लड़का इतना भी नहीं पढ़ पाता है सर, ठीक ना? ठीक है, थैंक यू।